हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर पार्ट 4। आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द यूनियन लेजिस्लेचर फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतीय पब्लिकेशन क्लास 8। तो यार आज करने वाले हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो यार इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो मेरे यार। प्लेलिस्ट की लिंक, नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यार, चेकआउट कर लेना और चाहो तो यार डाउनलोड भी कर लेना। इस वीडियो करिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो करिए शेयर और अपने थॉट्स अपने डाउट्स को यार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मेरे यार। तो यार स्टार्ट करते हैं यार हमारा पहला टॉपिक जो कि हाउ यूनियन लेजिस्लेचर वर्क। ठीक, किस प्रकार से यार यूनियन लेजिस्लेचर काम करता है और उसकी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है शायद आपका। ठीक है, हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया था, ये सेकंड पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। क्या यार लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की भी पावर है। किस प्रकार से जो लॉज क्या होते हैं बेसिकली, किस प्रकार से बिल एक लॉ बनता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था उसके स्टेजेस। हम वही बात करते हैं यार, जो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक कानून बना सकते हैं और वो कानून लोगों के वेलफेयर के लिए बेसिकली ही होता है। देखिए यार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्यारा संविधान है, उसने यार पावर को डिवाइड किया है। हमारे संविधान ने ये कानून बनाने की जो ताकत है, जो सत्ता में जो कानून बनाने की जो ताकत है, उसको डिवाइड किया गया है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। ठीक, देखिए जैसे कि पूरे देश के लिए लोकसभा है, उसी प्रकार से हर स्टेट के अंदर एक विधानसभा होता है जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं मेरे यार। तो संविधान के अंदर लिखा गया है कि यूनियन लेजिस्लेचर बोले तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके बीच में एक डिवाइड किया गया है। अगर पार्लियामेंट सरकार लॉ बनाती है तो पूरे देश के लिए बनाती है। अगर किसी भी राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाती है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही होती है। ठीक है, अगर मान लो कोई दिल्ली की सरकार आई, दिल्ली की सरकार ने कुछ बनाया, दिल्ली की सरकार ने क्या बनाया, अपना कानून बना, तो वो सिर्फ दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार आई, वो किसी उसने कुछ कानून बनाया, तो यूपी गवर्नमेंट के अंदर यूपी के लिए ही वो एप्लीकेबल है। बिहार सरकार आई और कही कि बिहार में कुछ हम लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो कानून बनाने की बिहार लेजिस्लेशन जो कानून को इंट्रोड्यूस किया, लॉ बनाया, वो सिर्फ बिहार के अंदर एप्लीकेबल है। बट जो पार्लियामेंट के अंदर जिस लॉ को बनाया जाता है, वो लॉ पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया के हर एक देश के लिए एप्लीकेबल है। वो अरुणाचल प्रदेश हो या फिर आसाम हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, वो कोई भी हो, तमिलनाडु हो ना, ये कोई भी हो, पूरे इंडिया के लिए वो एप्लीकेबल है, क्योंकि यार यूनियन लेजिस्लेचर है। और यही पावर का जो डिवाइडेंड है, जो सत्ता का डिवाइडेड है, जो लॉ मेकिंग पावर का जो डिवाइड हुआ है ये पार्लियामेंट के बीच में और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है मेरे यहाँ। देखिए जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली लॉ बनाता है, कानून बनाता है नेशनल इम्पोर्टेंस के ऊपर। मतलब पूरे देश के इम्पोर्टेंस के लिए, पूरे नेशन प्रेमिसेस जो होते हैं, इंडिया के इम्पोर्टेंस को लेकर, पूरे इंडिया के नेशन को लेकर, पूरे इंडिया को देखकर, पूरे इंडिया के वेलफेयर के लिए कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट में। मतलब पार्लियामेंट बेसिकली जो नेशन इम्पोर्टेंस जैसे थिंग है, नेशन इम्पोर्टेंट वाले चीज़ों पर ज़्यादा लॉ बनाया जाता है। और ये जो नेशन इम्पोर्टेंट वाले जो सब्सटेंस है, जो चीज़ है, उनको मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैंक पेज में आपको कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। देखिए यार हमें पता है हमारा जो प्यारा देश भारत है वो फेडरलिज्म को मानता है। मतलब फेडरलिज्म की सरकार को मानता है। फेडरलिज्म मतलब हमारे इंडिया में हम एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम इंडिया में एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्लियर है। और इसमें क्या होता है कि हमारे देश के अंदर एक सरकार नहीं होती है, अलग अलग लेवल में अलग अलग सरकार होती है। पूरे देश के लिए हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट।
अगर हर एक स्टेट्स के लिए हम बात करें तो हर एक स्टेट के लिए हमारे पास है स्टेट गवर्नमेंट। अगर पूरे लोकल गवर्नमेंट्स की बात करूं जिसमें लोकल लेवल में हमारे लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट आती है, म्यूनसिपालिटीज़ आते हैं, या फिर ब्लॉक गवर्नमेंट आते हैं, या फिर ग्राम पंचायत सिस्टम आता है। तो ये कुछ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं मेरे यार। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स जो कि लोकली काम करते हैं किसी म्यूनसिपालिटी के लिए, ब्लॉक के लिए या फिर ग्राम पंचायत सिस्टम गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए यार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो पार्लियामेंट है, मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो लॉ बनाती है वो बेसिकली यार सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने चीज़ को इंट्रोड्यूस करती है, बट ये जो पूरी की पूरी जो चीज़ है ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जिसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी प्रकार से सेंट्रल लेजिस्लेचर है। ये सेंट्रल लेजिस्लेचर हमारा पार्लियामेंट है जहाँ पर नेशन इम्पोर्टेंस की चीज़ों के ऊपर लॉ बनाया जाता है जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है। ठीक, तो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर 3 प्रकार के लिस्ट हैं। जो लिस्ट है इंडिया के अंदर वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं। पहला तो है यार यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, नेक्स्ट स्टेट लिस्ट, नेक्स्ट कंकरेंट लिस्ट। देखिए जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जो लॉ बनाता है बेसिकली, जो यूनियन लिस्ट में लॉ बनाता है हमारा पार्लियामेंट। हमारा पार्लियामेंट या तो यूनियन लेजिस्लेचर जो है या जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ये बेसिकली यूनियन लिस्ट के अंदर अपने लॉज को बनाता है। मतलब नेशन इम्पोर्टेंस चीज़ें जो भी है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, और उन्हीं को लेकर हमारा जो पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर इस पर ही कानून बनाता है। हर एक स्टेट के पास अपने कुछ स्टेट लिस्ट है, और इस स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर है हर एक स्टेट के पास इंडिया के अंदर, वो हर एक स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड की गई है उनके ऊपर लॉ बनाता है। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर हमारा पार्लियामेंट और उनके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर एक साथ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या बनाते हैं, अपने कानून को बनाते हैं मेरे यार। क्लियर है आपको? तो यार हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है नेशनल इम्पोर्टेंस चीज़ों के ऊपर जो कि मेंशन की गई है एक लिस्ट के अंदर, जिस लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। इस यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवेज, एयरबेज, शिपिंग, इन सभी के ऊपर जो लॉ बनाने का जिम्मा है वो पार्लियामेंट का है, बोले तो यार सेंट्रल लेजिस्लेचर का है। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, रेलवेज, एयरवेज और शिपिंग, शिपिंग मतलब जहाज, जो जहाज कंटेनर होता है, इन सभी के ऊपर जो लॉ बनाने का जिम्मा है और जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये सभी चीज़ नेशन इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें हैं मेरे यहाँ। देखिए यार, पार्लियामेंट एक और चीज़ में लॉ बना सकता है जो कि है कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जहां पर पार्लियामेंट ही बना सकता है लॉ, और यहाँ पर हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, हर एक स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होता है, और हमारा पार्लियामेंट दोनों मिलके इसमें लॉ बना सकते हैं मेरे यार। मतलब कंकरेंट लिस्ट के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके यहाँ पर क्या बना सकते हैं, अपने लॉज बना सकते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट तो लॉ बना सकता है, उसके साथ साथ यहाँ पर वो जो लॉ बनाएगा इस लॉ में से कुछ पावर, देखिए हमारे पार्लियामेंट के पास इतने पावर है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लॉ बना सके, बट यहाँ पर उसका जो थोड़ा सा पावर है उस थोड़े से पावर को उसको शेयर करना पड़ेगा 50-50। पार्लियामेंट अगर 50% लॉ बना सकता है तो 50% चांस है कि स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। यहाँ पर जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है तो पार्लियामेंट तो लॉ बना सकते हैं, उसके साथ साथ उसको अपना थोड़ा सा पावर शेयर करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, इसके साथ स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है, देखिए मैरिज एंड डिवोर्स होता है, मैरिज एंड डिवोर्स ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। जो एजुकेशन है, देखिए कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मैरिज और डिवोर्स, मैरिज और डिवोर्स पर जो कानून बनाया जा सकता है वो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, हमारा पार्लियामेंट बना सकता है। एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जो कि कंकरेंट लिस्ट का एक पार्ट है जिसमें हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है।
इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इन सभी में क्या है कि हमारे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, उनके साथ साथ जो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी यहाँ पर कानून बना सकते हैं मेरे यार। देखिए जो स्टेट लिस्ट होता है, बेसिकली जो स्टेट लिस्ट होता है उसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए, बट कई बार क्या होता है जो हमारा पार्लियामेंट, उसके पास कई बार ऐसे पावर्स होते हैं कि वो ऐसे मैटर पर भी लॉ बना सकता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है। कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट चाहे तो कोई मैटर, कोई चीज़ अगर स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, पार्लियामेंट चाहे तो उस पर भी लॉ बना सकता है, बट उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट, जो कि बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के हक में आता है, अगर वहाँ वो लॉ बनाना चाहता है, कुछ चीज़ों में लॉ बनाना चाहता है, उसको वो बना सकता है। और पार्लियामेंट अगर चाहे तो ऐसे मैटर पर लॉ बना सकता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, बट वहाँ पर उसे कंडीशन, एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड होती है, उस टर्म एंड कंडीशन को पहले मानना पड़ेगा। तो कैसे यार कर सकती है, देखो अगर राज्यसभा ने एक रिसोल्यूशन पास किया इस इफेक्ट को लेकर, अगर पार्लियामेंट कहती है मैं पर्टिकुलर इस चीज़ पर अपना लॉ बनाना चाहती हूँ, स्टेट लिस्ट के इस मैटर पर मैं अपना लॉ बनाना चाहता हूँ, तो फिर इस चीज़ को यार राज्यसभा के लोग एक बार चेकआउट करेंगे, और अगर वो इस चीज़ पे अपने इफेक्ट को पास कर देते हैं तभी जाके आगे कुछ बात बनेगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, राज्यसभा ने इस पे कुछ अपने रिसोल्यूशन को पास किया ही नहीं, रिसोल्यूशन को पास किया ही कि नहीं, तो आगे की बात कैसे बढ़ेगी मेरे यार, आगे की तो बात बढ़ ही नहीं सकती। तो क्या होगा, अदरवाइज द लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट आर मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर पार्लियामेंट चाहती है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर अपने लॉज को बनाए, मतलब चाहते हैं कि कुछ ऐसे मैटर्स है जहाँ जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, उनमें वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर लॉ बनाऊँ, वो उस लॉ को तभी बना पाएंगे जब राज्यसभा के लोग अपने रिजोल्यूशन को पास करेंगे, उस इफेक्ट को देकर, उस कंडीशन को देकर उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ पार्लियामेंट जाओ तुम स्टेट लिस्ट के अंदर इस मैटर पे लॉ बनाओ, तब जाके वो बना सकती है। अगर राज्यसभा ने उसके उस कंडीशन को मना कर दिया कि आप इस पर लॉ नहीं बना सकते, तो क्या होगा, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट जितने भी सारे हैं उनको स्टेट लेजिस्लेचर ही सिर्फ लॉ बनाने ही सकती है, पार्लियामेंट नहीं बना सकता। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर क्या चीज़ें आती है, उसके अंदर पब्लिक हेल्थ आता है, लोगों का हेल्थ, लोगों का स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर आता है, एग्रीकल्चर आता है, ये सभी चीज़ें जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं, इनमें अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकता है। कब बना सकता है, जब राज्यसभा ने उनके रिजोल्यूशन को पास किया, अगर नहीं किया तो जैसे स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर अपने कानून बना रही थी वो बना रही होगी। ठीक, क्लियर है। देखो यार, पार्लियामेंट के पास एक रेसिड्यूअरी पावर है। पार्लियामेंट के पास हमारा जो क्या है, हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके पास एक रेसिड्यूअल पावर है। ये रेसिड्यूअल पावर का मतलब क्या है, इसका मतलब दिस मीन्स इट अलोन हैज द राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट दैट आर मेंशन्ड नाइदर इन यूनियन लिस्ट और नॉर इन स्टेट लिस्ट और नॉर इन कंकरेंट लिस्ट। भाई साहब, इसको समझने की बात है। देखिए यार, हमारा जो पार्लियामेंट है जो कि यार हमारे देश का ही सेंट्रल लेजिस्लेचर है, मतलब हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, ये चाहे तो इसके पास क्या है, रेसिड्यूअरी पावर है। ठीक, ये पार्लियामेंट के पास क्या है, रेसिड्यूअरी पावर है। हमारा इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास एक ऐसा अधिकार है, ठीक, वो उन मैटर पर भी लॉ को एग्जीक्यूट कर सकता है, लॉ बना सकता है, जो ना कि यूनियन लिस्ट में मेंशन हो, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन हो, ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन हो, किसी लिस्ट में मेंशन ना हो, तब भी उस पर कानून बनने का जो अधिकार है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। कई बार बच्चों को डाउट ऐसा होता है, सर कुछ ऐसे लिस्ट हैं जो ना ही यार यूनियन लिस्ट के अंदर होते हैं, ऐसे भी लिस्ट होते हैं यार, ऐसे ही मैटर होते हैं जो कि ना ही यूनियन लिस्ट में होते हैं, ना ही वो स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं, ना ही वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर होते हैं। तो उस चीज़ पे डिस्कशन करेगा कौन, उस चीज़ में कानून बनाया कौन,
तो उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो हमारे पार्लियामेंट का है। मतलब पार्लियामेंट के पास एक रेसिडुअरी पावर है। इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट के पास एक ऐसा अधिकार है कि वो उन चीज़ों पर भी अपने लॉज बना सकता है जो कि ना यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना ही स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना ही उनका नाम कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो उन चीज़ों पर जो लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट ही बना सकता है, बाकी कोई बना नहीं सकता। इसलिए कहा था कि पार्लियामेंट के पास एक रेसिडुअरी पावर है मेरे यहाँ। देखिए, ये तो हमने एक फंक्शन देख लिया किस प्रकार से यूनियन लेजिस्लेचर काम करता है। तो एक तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि किस प्रकार से यूनियन लेजिस्लेचर काम करता है, उसी के एक और टॉपिक पर। वो तो एक टॉपिक हमने देख लिया, अब एक और टॉपिक देखते हैं। ठीक है, वो शायद दूसरा था, ये तीसरा होने वाला है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट फाइनेंस। देखिए, हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो सरकार के फाइनेंस की, सरकार की खर्चों की, सरकार की इनकम की, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन की जाती है। सरकार के फाइनेंस के बारे में, सरकार की चीज़ों के बारे में, कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या कितना इंपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट, क्या बजट, क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सभी के ऊपर पार्लियामेंट नज़र रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार के फाइनेंस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है यूनियन लेजिस्लेचर बोले तो पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, हर साल क्या होता है यार, हर साल क्या होता है, जो सरकार मेजोरिटी के अंदर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री एक हमारे भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अंदर जो हेड होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो अपने लोगों के साथ मिलकर, अपने कमीशन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हर साल क्या बनाते हैं, हर साल नीड टू प्लेस, उनको क्या बनाना होता है, उनको बजट बनाना होता है। और बजट को हम कई बार कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। AFS क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आप बजट ही कहते हो। बजट को ही हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, AFS कह देते हैं कई बार। जो सरकार होती है बेसिकली, जो सत्ते में होती है जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बेसिकली, उनको यार पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस बजट को पढ़ के सुनाना होता है, फिर बाकी लोग डिबेट डिस्कशन, वो चीज़ें होती रहती है जो कि हमने पहले बात करी थी। बट क्या होता है यार, गवर्नमेंट फाइनेंस के अंदर क्या करती है, इसके अंदर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट फाइनेंस, इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, जो सरकार है वो क्या करती है, हर साल एक बजट प्लेस करती है, हर साल, जो कि एनुअल फंक्शन स्टेटमेंट होता है पार्लियामेंट से पहले। पार्लियामेंट कहने से ही पहले वो अपने बजट को बना देती है और उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देती है, कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर। और उसको पढ़ते कौन है, सबसे पहले उसको पढ़ा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फिर जैसा ही फाइनेंस में पढ़ लेती है पहले उसको, फिर बाकी लोग उस पर डिबेट करते हैं, कहते हैं आप ये चेंज करिए, ये करिए, वो करिए। फिर वो उसको चेंज करके लाती है, फिर से पढ़ती है, फिर से लोग कुछ हो सकता है कुछ कहेंगे। फिर जैसे कुछ लोग मान गए, अगर कोई लोग नहीं मान रहे तो क्या होगा, वोटिंग होगा। अगर मेजोरिटी वोट तो वोट कर देंगे, वो आगे चला जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें साइन कर सकते हैं, या तो उसको फिर से कुछ चेंज उसमें डाल सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने कुछ साइन नहीं किया, चेंज करने के लिए उसको वापस पार्लियामेंट भेज दिया, फिर पार्लियामेंट ने उसको फिर से चेक किया जाएगा, फिर इसको पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो प्रेसिडेंट इस बार उनके पास ये कन्फर्म, उनको साइन करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो करना ही पड़ेगा मेरा, तो साइन कर देंगे, वो चीज़ अप्रूव्ड हो गया। वो जो फाइनेंस बिल था वो बजट बन गया मेरा। तो क्या होता है बेसिकली, आप समझो इस चीज़ को, जो हमारी सिंपल सी बात है, हर साल जो सरकार सत्ते के अंदर होती है उसको बजट बनाना होता है, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होता है पार्लियामेंट से पहले। सिंपल सी बात है, क्लियर है। देखिए यार, ये जो बजट में बेसिकली होता क्या है, देखो यार, देखो इस बजट के अंदर क्या शो किया आता है, बजट क्या दिखाता है, यह बजट दिखाता है सरकार के एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। ये बजट बेसिकली दो चीज़ें शो करता है, दो चीज़ें को दिखाता है। पहली तो यार, सरकार कितनी उम्मीद कर रही है कि उनकी कितनी कमाई होगी। इनकम का मतलब होता है कमाई। सरकार कितना उम्मीद कर रही है कि सर, हमारा बोल रही है कि पार्लियामेंट के अंदर यार हमारा इतना इनकम होने वाला है, और ये भी कहती है कि यार एक्सपेक्टेड खर्चा इतना ही, इतना उम्मीद करती है यार इतना खर्चा होने वाला है और इतना इनकम होने वाला, यही चीज़ बजट में लिखी होती है। सरकार के खर्चे कितने होने वाले हैं, सरकार की कमाई कितनी होने वाली है, एक्सपेक्ट मतलब अगले साल होने वाली थी। बेसिकली यहाँ पर बेसिकली क्या होता है
पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना होगा, वही होता है मेरे यार। पिछले साल कितने खर्चे कितने कमाई हुई थी और इस साल कितना खर्चा और कितना कमाई होने वाला, यही चीज़ बजट में बेसिकली लिखा होता है। क्लियर है आपको? देखिए यार, बजट के अलावा एक और चीज़ सरकार करती है। बजट के अलावा देखिए, बजट के अलावा सरकार इंट्रोड्यूस करती है फाइनेंस बिल। ठीक है, सरकार क्या इंट्रोड्यूस करती है? फाइनेंस बिल। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ लॉज में वो चाहते हैं कि कुछ न्यू लॉज बने या फिर कुछ एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करें, इसलिए फाइनेंस बिल होता है। अगर वो पास हो जाए तो फाइनेंस लॉ बन जाता है मेरे यहाँ। ठीक, ये जो फाइनेंस बिल है इसको प्रपोज क्यों किया जाता है? इसको प्रपोज करने के दो कारण हैं। या तो जो टैक्स सिस्टम है, न्यू टैक्स, या तो जो नया टैक्स सिस्टम लाना चाहते हैं। जो टैक्स ले आती है सरकार, जो टैक्स लेती है, वो टैक्स सिस्टम को चाहे तो उस बिल के अंदर, फाइनेंस बिल के अंदर वो लिख सकते हैं कि जो टैक्स सिस्टम है यार उसको हम चेंज करना चाहते हैं और एक न्यू टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये तो हो सकती है। एक और चीज़ क्या हो सकती है? वो चाहे तो जो एग्जिस्टिंग, जो चली हुई टैक्स सिस्टम चल रही है उसमें भी कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये सरकार ऐसा क्यों करती है? न्यू टैक्स सिस्टम क्यों लाती है और एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम क्यों चेंज करती है? ऐसा चेंज करने का कारण यही होता है कि सरकार अपने खर्चे को मीट नहीं कर पा रही, अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर पा रही है। सरकार जो हम कॉमन लोगों से टैक्स लेती है, वो टैक्स क्यों लेती है? वो टैक्स लेती है रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, सरकारी स्कूल बनाने के लिए, सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरवेज बनाने के लिए, है नहीं, रेलवेज बनाने के लिए। ये सही चीज़ें बनाने के लिए सरकार हमसे टैक्स लेती है, वही चीज़ों को वहाँ पर लगाती है। कई बार कहीं पर कुछ आपदा भी आती है तो वहाँ पर ही खर्च किया जाता है सरकार। सरकार भी कुछ चीज़ें अपने पास सेव कर लेती है, कुछ पैसा जैसे हम सेव कर लेते हैं ना कुछ पैसा, उसी प्रकार से सरकार भी कुछ पैसा अपने पास सेव करके रखती है आगे के फ्यूचर को देखकर। आगे अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? यही चीज़ होती है। ठीक है नहीं? सरकार कई बार बिल पास करते हैं इन्हीं चीज़ को लेकर। देखिए टैक्स जो होता है वो सरकार की मेन कमाई होती है, मोटी कमाई होती है, क्योंकि यार उससे ही मेजरली चीज़ें होती हैं, मेजरली। तो इसलिए इन चीज़ों पर इसलिए चेंज किया था क्योंकि सरकार अपने खर्चों पर मीट करना चाहती है, अपने एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है यार, इसीलिए। ठीक, अगर प्रपोजल फेल कर गया, अगर प्रपोजल पास ना होकर बिल से लॉ ना बना, अगर वो प्रपोजल फेल हो गया, अगर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव्ड नहीं किया, पार्लियामेंट अगर अप्रूव्ड करती है जो प्रपोजल आपका फेल हो गया, जैसे ये प्रपोजल को फेल किया जाएगा, पार्लियामेंट कंफर्म करेगी और अप्रूव्ड कर देगी हाँ ये कंफर्म आपका फेल है, तो उसी समय सरकार जो कि रिज़ाइन कर देगी, क्योंकि यार वो अपने खर्चों को मीट नहीं कर पा रहे मेरे यार, तो कैसे चलेगी मेरे यार। इसी प्रकार से तो अगर प्रपोजल फेल हो जाता है तो पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देता है कि हाँ ये आपका जो प्रपोजल है फेल हो गया, आपका बिल अब पास नहीं होगा, तो इस समय क्या होता है जो सरकार होती है वो रिज़ाइन कर देती है। नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कीपिंग मिनिस्टर्स अकाउंटेबल। मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए मेरे यहाँ, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, थोड़ा सा यार लोगों के विचारधारी होने चाहिए, ना कि अपने ऊपर। थोड़े से उनको यार अकाउंटेबल होने चाहिए, थोड़े से यार विचारधारी होने चाहिए, वही चीज़ लिखी गई है। देखिए जो सरकार चलाते वाले मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं जो सरकार चलाते हैं, मिनिस्टर जो सरकार गवर्नमेंट चलाते हैं, उनको यार अकाउंटेबल होना है पार्लियामेंट के साथ। मिनिस्टर पार्लियामेंट को अपोज करें, पार्लियामेंट मिनिस्टर को अपोज करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस प्रकार से एक एग्रीमेंट चलेगा, एक कंट्रोवर्सी देश के अंदर चलेगी बेसिकली मेरे यहाँ। तो जो मिनिस्टर्स हैं सरकार चला रहे हैं, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको पार्लियामेंट में बैठे हुए मिनिस्टर उन मेंबर के साथ अकाउंटेबल होना पड़ेगा, मैचिंग होना पड़ेगा मेरे यहाँ। क्लियर है? The MPs have the right to debate and criticize government policy and right to question ministers about the action of the government। देखिए यार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो यार देश चलाएगी, ठीक, और वो जो देश चलाने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्टर है उनको पार्लियामेंट में बैठे जो अदर एमपीज़ हैं उन मेंबर के साथ अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जो एमपीज़ बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, उनके पास ये अधिकार है, वो सरकार के पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, भला बुरा कह सकते हैं, उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, और वो चाहे तो उसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को खड़े करके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप इस चीज़ में क्या कर रहे हो, क्या बेनिफिट है, क्या
होने वाला है बेसिकली इस प्रकार से। तो ये सभी चीज़ें, ये भाई अधिकार है भाई। अगर कोई आपको प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये काहे की डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। तो जब एक दूसरे को कट काट कूट काट करेंगे तभी जाके मजा आता है। वही चीज़ होती है मेरे यार। तो क्या है, जो एमपीज हैं उनके पास ये अधिकार है, वो सरकार के पॉलिसी को डिबेट कर सके, उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। वो चाहे तो उस मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उसको अपने क्वेरी से रिलेटेड। अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई नया लॉ को, कुछ बिल को पास करना है तो सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन होगा भैया, भयंकर डिस्कशन होगा मेरा, क्रिटिसाइज भी होगी, आपने अच्छा किया, बुरा किया, खराब किया, ये किया, बहुत से लोग आएंगे। और वो चाहे तो यार उन मिनिस्टर को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को खड़ा करके, या फिर वो खड़े हो ही जाते हैं मेरे यार, उनको क्वेश्चन पूछा आता है। देखिए, जिसको आंसर देना हो, जिसको बोलना होता है वो खड़े हो जाते हैं, जिसको पार्लियामेंट के अंदर बोलना होता है वो ये खड़े होकर ही बोलते हैं मेरे यार, ठीक है। और जिनको नहीं बोलना है वो बैठे रहते हैं, वही चीज़ होती है। तो बेसिकली यही चीज़ होती है मेरे यार पार्लियामेंट के अंदर। यार यह कानून जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बहुत बेकार कानून पास हो गया, वो लॉ बन गया, वो धारा बन गई, फिर तो गई। तो इसीलिए उसके ऊपर बहुत डिबेट, क्रिटिसिज्म, डिस्कशन, बहुत क्वेश्चन एंड आंसर्स होते रहते हैं मेरा, ठीक। इफ अगर कोई मिनिस्टर फेल होता है टू सेटिस्फाई एमपीज विद देयर आंसर्स, भाई एमपी लोगों ने डिबेट किया, क्रिटिसाइज किया, क्वेश्चन पूछ लिया उस मिनिस्टर को, आप उनके बिल से रिलेटेड, आप इसको लॉ बनाना क्यों चाहते हो, क्या ये आपके फेवर तो नहीं कर। कई बार क्या होता है, कुछ मिनिस्टर्स यार अपने फेवर में उन लॉ को पास करना चाहते हैं, उनमें देश का कुछ होगा नहीं, पता नहीं। इस बार ऐसे कई बार होता है मेरे यार। इसी को ही, इससे ही सेफ रहने के लिए बहुत डिबेट डिस्कशन होता है। और जैसे ही एमपीज ने क्वेश्चन पूछा मिनिस्टर को, अगर उस मिनिस्टर ने अपने आंसर, उसने जो आंसर कहा उस आंसर से अगर एमपी सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने पूछा भाई ABCD, किसने, एमपी ने पूछा ABCD, मिनिस्टर ने कहा 1 2 3, तो काहे का लोचा, कहाँ मतलब कि कहाँ ABC 1 2 3 कहाँ मिल रहे हैं। अगर ये कहता ABC, वो कहता DEF, तो कहीं बात बनती, तो थोड़ी सी कहीं बात बनती। अगर इसने ABC कहा, उसने 1 2 3 आंसर में दिया, तो मतलब क्या ये अल्फ़ाबेट पूछे, वो नंबर कह रहा है। तो इसमें जो अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, मतलब क्या हो रही है, जब बेसिकली जब वो जो मिनिस्टर है अपने आंसर से उन एमपीज के सवालों को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, संतुष्ट नहीं कर पाता है, तब क्या होता है, तब लोकसभा के अंदर एक वोट को ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को पास कर दिया जाता है अगेंस्ट द मिनिस्टर, जिस कारण सरकार को रिजाइन करनी पड़ती है, सरकार को अपने पद से हटना पड़ता है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, उसको अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशन से हटना पड़ेगा, फिर से इलेक्शन होगा। अगर उसने सेटिस्फाई नहीं किया उसके आंसर से एमपीज को, तो लोकसभा के अंदर द वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस को पास कर देंगे उस मिनिस्टर के खिलाफ। इस समय क्या होगा, सरकार को रिजाइन करना ही पड़ता है, ठीक, क्योंकि उसने वो चीज़ गलत कर दी, ठीक। तो यही था हमारा आज का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिमूविंग हाई ऑफिशियल्स। इस यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, रिमूविंग हाई ऑफिशियल्स से। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यार थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी को नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना।